दूसरी आलमी जंग एक ऐसा तनाज़ा है जिसके बारे में हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। उसकी तारीख पत्थर के मुजस्समों पर कंदा है, लाखों सरकारी रिकॉर्ड्स के सफ़हात में महफूज है और मशहूर तस्वीर और फिल्मों के जरिए हमारी इज्तिमाई याददाश्त में नक्श है। हम बड़ी जंगों के फैसला, किन मोड़, अजीम जर्नेलों के नाम जानते हैं जिन्होंने फौजों को शतरंज के महरों की तरह दुनिया भर ने हरकत दी, लेकिन ये सरकारी तारीख जितनी मुकम्मल दिखाई देती है दरअसल सायेदार बुनियादों पर कायम है। रिवायती जंग के रोशन मैदान के नीचे एक छुपा हुआ मुहाज है, एक ऐसा मंजरनामा जो अजीबो गरीब हादसात, नाकाबिल फहम फैसलों और ऐसी गहरी पुरअसरार कहानियों से भरा है जो आज तक वजाहत से बाहर है। ये जंग के उस गुरूब के जोन का सफर है। हम मशहूर मुहाजों पर नहीं जाएंगे बल्कि उन गैर मामूली किनारों पर जहां मंतिक टूट जाती है और तकदीर तंजिया मोड़ लेती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक आमराना सल्तनत का दूसरा ताकतवर तरीन शख्स अकेला अपने दुश्मन के पास अमन मिशन पर उड़ान भरता, जहां एक शानदार बहरी जहाज टारपीडो से नहीं बल्कि एक लापरवाह चिंगारी से तबाह होता है, और जहां मशहूर हीरो अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। ये कहानियां जंगी भूत कहानियां हैं, ऐसे अगर ऐसा होता और क्यों नहीं हुआ जैसे सवालात जो सरकारी तारीख को परेशान करते हैं। ये जाहिर करती हैं कि ये जंग कितनी अजीब, बेतरतीब और गहराई में इंसानी थी, जैसी तारीख की किताबें शायद ही बताती हैं। तो आखिर जंग के इन तारीख गोशों में हकीकत क्या थी? अगर आप तारीख के इन गहरे मामलों में दिलचस्पी रखते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आइंदा तहकीकात आपसे न छूटे। मई 10वां 1941 के झटके को समझने के लिए आपको सबसे पहले रुडोल्फ हिस को समझना होगा। वो महज एक आला अहदेदार नाजी नहीं था, वो इब्तदाई वफादारों में से था, एक जुनूनी पैरोकार। वो एडोल्फ हिटलर के साथ इब्तिदा से था। 1923 की नाकाम बियर हॉल बगावत में उसके साथ मार्च किया और कैद के दौरान माइन कैम्प लिखवाता रहा। हिटलर ने इस वफादारी का इनाम उसे नायब फूहरर बनाकर दिया। तीसरी राज के इक्तदार के ढांचे में दूसरा बड़ा शख्स, वो पार्टी का जमीर समझा जाता था, हिटलर तक पहुंचने का दरबान। लेकिन 1941 तक उसकी ताकत मार्टिन बोरमान और हेनरिच हिमलर जैसे जालिमों के उरूज से कम हो चुकी थी। हिस एक अजीबुल ख्याल शख्स था, इल्म नजूम, जड़ी बूटियों और रूहानियत पर गहरा यकीन रखता था। अक्सर गैर रिवायती जराए से मशवरा लेता था। ये बढ़ती हुई संकी फितरत उसे जंगी इंतजामात से अलग कर चुकी थी और वो अपनी अहमियत साबित करने के लिए बेताब हो गया था। वो एक ख्याल पर जुनून की हद तक जम गया, बरतानिया के साथ अमन मुआहिदा करना। वो पर यकीन था कि बरतानवी अशराफिया में एक अमन पसंद गिरोह मौजूद है जो विंस्टन चर्चिल को हटा देगा अगर सिर्फ उसे मुनासिब पेशकश की जाए। जब जर्मनी खुफिया तौर पर सोवियत यूनियन पर हमले की तैयारी ऑपरेशन बारबारोसा कर रहा था, इसने मौका देखा। अगर बरतानिया से अमन हो जाता तो मगरबी मुहाज महफूज हो जाता और हिटलर अपनी तमाम ताकत मशरिक पर मरकूज कर सकता। ये उसके लिए अपने फूहर को सबसे बड़ा तोहफा होता। चुनाचे मई की उस शाम 47 साला नायब फूहर, जो कई बरसों से उड़ान नहीं भरा था, एक खसूसी तैयार शुदा BF 110 लड़ाका बम्बार के काकपट में बैठा। नक्शे, चार्ट्स और अपने अजीब अमन मंसूबों का फोल्डर साथ लिए उसने ऑक्सबर्ग के करीब एयरफील्ड से उड़ान भरी। 5 घंटे की थका देने वाली प्रवास के बाद वो बरतानवी रडार से बचते हुए शुमाली समुद्र के ऊपर नीची प्रवास करता हुआ स्कॉटलैंड के साहिल पर पहुंचा, मगर ईंधन खत्म होने पर उसे पैराशूट से छलांग लगानी पड़ी। वो एक खेत में उतरा, ठकना मोड़ बैठा और एक मकामी किसान ड्यूड मैकलेन ने उसे पकड़ लिया। इब्तिदाई तौर पर उसने झूठा नाम बताया, हाउपिट मिन अल्फ्रेड हुरन, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई और बरतानवी हुकूमत के ऐवानों में ज़लज़ला आ गया। हेस का हदफ डंगवल हाउस था, स्कॉटलैंड के चौधरी डिवॉकर हैमिल्टन का घर। हेस का वलीन था कि अमन की कुंजी है। उसने इसरार किया कि वो 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में उससे मिला था, एक दावा जिसे ड्यूक ने मुस्तरद कर दिया। मकामी होम गार्ड हैरान रह गए। दुनिया के मतलूब तरीन अफराद में से एक शख्स आसमान से गिरा और अब आराम से एक अशराफिया से मुलाकात की फरमाइश कर रहा था। अगले दिन जब ड्यूक ऑफ हैमिल्टन को बुलाया गया, गुफ्तगू ने मजीद उलझन पैदा कर दी। हिस ने अमन की अपनी तजवीज पेश की, जर्मनी को यूरोप पर गलबा मिले और बदले में बरतानिया की सल्तनत को बरकरार रखा जाए। ये एक ख्वाब था, हकीकत से दूर। ड्यूक ने तहम्मुल से सुना
मगर समझ गया कि ये कोई बाइख्तियार सफारतकार नहीं बल्कि एक शख्स है जो हकीकत से कटा हुआ है। इसने खुद ही तस्लीम किया कि वो अपनी मर्जी से आया है, हिटलर ने नहीं भेजा। इसी लम्हे उसने अपनी तकदीर खुद तय कर ली। अब वो सफीर नहीं बल्कि एक कैदी था। बरतानिया हैरान था, मगर जर्मनी में गुस्से का तूफान उठा। हिटलर ने खबर सुनते ही चीखो पुकार की। जोसेफ गोबल्स ने अपनी डायरी में लिखा कि क़यादत में खौफ की लहर दौड़ गई। वो अवाम को क्या जवाब देते? नाई फूहर दुश्मन के पास जा पहुंचा था। चंद घंटों में सरकारी बयानिया जारी हुआ। रुडोल्फ हेस एक जहनी मरीज था जो वहम का शिकार हो गया था। उसे पागल करार देकर उसका नाम मिटा दिया गया, अहद छीन लिए गए और मार्टिन बोरमान ने उसकी जगह संभाल ली। बरतानिया के लिए भी यही बयानिया का आरामद था। अगर वो पागल था तो उसकी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता था। विंस्टन चर्चिल ने भी बाद में यही मौक़िफ़ अपनाया। उसके इक़दाम को पागल भलाई का अमल कहा। लेकिन अगर वो वाकई पागल था तो बरतानवी इंटेलिजेंस ने महीनों तक उससे तफ्तीश क्यों की? हिस को टावर ऑफ लंदन समेत कई महफूज मकामात पर रखा गया। मुझ के अफसरान और माहिर नफ्सियात उसकी ज़हनी हालत समझने की कोशिश करते रहे। कभी वो बिल्कुल होश में होता, कभी वहमों में मुब्तला। एक बार उसने जहर दिए जाने के खौफ में सीढ़ियों से छलांग लगा दी और टैंक तोड़ ली। फिर भी एक मुतबादल नजरिया कायम रहा कि शायद ये मिशन दरअसल हिटलर की मर्जी से हुआ। हिस के मुआविन कार्ल हिंस पिंच ने सोवियत कैद में बयान दिया कि हिटलर इस मिशन से आगाह था और अगर नाकाम होता तो उससे इजहारी लाताल्लुकी कर लेता। बिल्कुल वैसा ही हुआ। ज्यादातर मुअर्रिखीन उसे गैर मोतबर समझते हैं क्योंकि ये बयान दबाव के तहत लिया गया था। फिर भी राज बरकरार रहा। हीस को नॉर्मबर्ग में उम्र कैद की सजा हुई। वो दहाइयों तक स्पांडाउ जेल का वाहिद कैदी रहा। 1987 में 93 साल की उम्र में वो वहां मुर्दा पाया गया। कहा गया खुदकुशी थी, मगर साजिशी नजरियात फिर उभर आए। वो कभी वाज़ेह तौर पर नहीं बता सका कि वो मिशन पर क्यों गया। क्या वो वहमी था, एक वफादार सिपाही, या दोनों का इम्तिजाज? जहाज SS नॉर्मंडी जो जंग से पहले अमन की अलामत थी 1935 में लॉन्च हुआ। फ्रांसीसी फनी महारत का शाहकार, दुनिया का तेज तरीन और सबसे खूबसूरत मुसाफिर जहाज। उसके अशाया हाल शीशे के सतूनों से सजे हुए थे, वैसा नजारा जैसे वर्साई के महल में। हॉलीवुड के सितारे, सनतकार और शाही खानदान उस पर सफर करते। लेकिन उसकी शान ज्यादा देर न रही। 1939 में जंग छिड़ने पर नॉर्मंडी न्यूयॉर्क बंदरगाह में पनाह गुज़ीन बन गया। फ्रांस के गिरने के बाद ये विशी हुकूमत की मुल्कियत बन गया और अमरीकी हुकाम को खदशा था कि कहीं जर्मन एजेंट उसे नुकसान न पहुंचा दें। 2 साल तक वो महफूज मगर बेकार खड़ा रहा। फिर दिसंबर 1941 में अमेरिका के जंग में दाखिल होने के बाद नेवी ने उसे कब्जे में लेकर USS लेफायट का नाम दिया। मंसूबा ये था कि उसे एक दिवकामत फौजी जहाज में बदला जाए, मगर जल्दबाजी, गुरूर और गलतियों की लंबी जंजीर ने एक और तबाही को जन्म दिया। दबाव बहुत ज्यादा था। अमेरिका के शिप यार्ड्स पहले ही जंगी जहाजों की तामीर और मरम्मत में हद से ज्यादा मसरूफ थे। चुनांचे फैसला किया गया कि तब्दीली का काम वहीं पियर 28 पर ही किया जाए। वहां एक मुनज़्ज़म अफरातफरी का मंजर था। सैकड़ों शहरी ठेकेदार नेवी के एहलकारों के साथ मिलकर जहाज पर काम कर रहे थे। राब्ताकारी कमजोर थी और जिम्मेदारियों की सरहदें धुंधला चुकी थीं। जहाज की शानदार सजावटें, कीमती शीशे, नफीस फर्नीचर और नायाब फन पारे जल्दी जल्दी उतार कर हटा दिए गए। उनकी जगह अब बंक बेड्स, मेस हॉल्स और एंटी एयरक्राफ्ट टॉपें लगनी थीं। लेकिन फरवरी के वसत की आखिरी तारीख पूरी करने के जुनून में अहम हिफाजती असूल या तो नजरअंदाज कर दिए गए या जानबूझकर तोड़े गए। सबसे महलिक गलती जहाज के आग बुझाने के निजाम से मुतल्लिक थी। नॉर्मंडी को जदीद तरीन फायर सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया था, मगर तब्दीली के दौरान ये निजाम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इससे भी बदतर बात यह थी कि जहाज के हाइड्रेंट्स फ्रांसीसी मयार के मुताबिक बने थे और उन पर अमरीकी नाप के अडाप्टर लगाने का ठीके भी मुकम्मल नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि अगर आग लग जाती तो न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट की नलियां इन नोजल्स से नहीं जुड़ सकती। एक खौफनाक गफलत, एक आने वाली तबाही। जैसा कि बाद में एक नाकिद ने तंजिया अंदाज में कहा, उम्मीद है किसी को उस पर नौकरी से निकाला तो गया होगा। सान्हे का मंजर तैयार हो चुका था, अब सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। 9 फरवरी 1942 की दोपहर सख्त सर्द थी। नॉर्मंडी के साबिक ग्रैंड सैलून में वेल्डर्स की एक टीम आखिरी सजावटी सतून उतार रही थी।
तकरीबन 2:30 बजे एक वेल्डर क्लीमन एंड डायरेक्ट धात का 20 काटने के लिए एसिटिलीन टार्च इस्तेमाल कर रहा था। चिंगारियों की बौछार उड़ी और उसके इल्म के बगैर करीब ही हजारों लाइफ जैक्टिस का ढेर लगा था। ये जैक्टिस के पोक से भरी थी, एक इंतहाई आतिशगीर रेशा जो बर्फ में लिपटी हुई थी। एक चिंगारी काफी थी। लम्हों में लाइफ जैक्टिस के ढेर ने आग पकड़ ली। मजदूरों ने घबराहट में कोटों से आग बुझाने की कोशिश की। फायर एक्सटिंग्विशर्स उठाए मगर शोले तेज हो गए। केपोक के आतिश गिर मादे और जहाज के खुले पोर्ट होल से आने वाली मगरबी हवा ने आग को भयानक सूरत दे दी। अलार्म बजे मगर जहाज का गैर फाल स्प्रिंकलर सिस्टम खामोश रहा। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट बिजली की सी तेजी से पहुंचा मगर उनके सामने एक डरावना मंजर था। उनकी नलियां फिट नहीं हो रही थीं। उन्हें फायर बोट्स से पानी पंप करना पड़ा और किनारे से लंबी लाइनें बिछानी पड़ी। तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। जहाज के शानदार लकड़ी के अंदरूनी हिस्से जल रहे थे और काला धुआं शहर पर छा गया। शाम तक फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाना शुरू किया मगर एक नया दुश्मन जाहिर हुआ। थकली कुव्वत ग्रेविटी। तकरीबन 6000 टन पानी जहाज के ऊपरी हिस्सों में जमा हो चुका था और चूंकि नालियां बंद थीं, पानी नीचे नहीं जा सका। नॉर्मंडी खतरनाक हद तक एक तरफ झुकने लगी। एक नाकाम काउंटर फुलिंग ने मामला मजीद बिगाड़ दिया। आधी रात के बाद जब जहाज की फौलादी साख्त कराहने लगी, हुक्म दिया गया जहाज छोड़ दो। 10 फरवरी 1942 की सुबह वो अजीम लाइनर आहिस्ता आहिस्ता हडसन दरिया के बर्फीले पानी में उलट गया। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक जान जाया हुई, लेकिन धुएं से भरे फजा में एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये महज हादसा था? हादसे के बाद FBI और नेवी ने बड़ी तहकीकात शुरू की। क्लेमेंट डेरेक को दोबारा बुलाया गया ताकि कंट्रोल्ड माहौल में तजुर्बा दोहराया जा सके। वाकई उसके टार्च की चिंगारियों ने एक और ढेर में फौरन आग लगा दी। तहकीकात का नतीजा वाज़ेह था, ये एक अफसोसनाक हादसा था। लापरवाही, जल्दबाजी और बदइंतजामी की जंजीर से पैदा होने वाला अलमिया। मगर न्यूयॉर्क के साहिल के तारीख हिस्से में एक और कहानी गर्दिश करने लगी। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े माफिया रैकेट की कहानी। इस कहानी का मरकज एक शख्स था, चार्ल्स लकी लुसियानो। अगरचे वो जेल में था मगर उसका असर अब भी न्यूयॉर्क की बंदरगाहों पर कायम था। नजरिए के मुताबिक लुसियानो के कारिंदे, खास तौर पर एंथोनी अनास्तासियो, ने जानबूझकर नॉर्मंडी को आग लगाई। ये दुश्मन की तखरीबकारी नहीं थी, ये कारोबारी पेशकश थी। ये आग एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, हुकूमत को दिखाने के लिए कि डॉक्स गैर महफूज हैं और सिर्फ माफिया ही उन्हें महफूज रख सकती है। पैगाम साफ था, तुम्हें हमारी जरूरत है। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है मगर उसके बाद जो हुआ वो डिक्लासिफाइड तारीखी हकीकत है। नॉर्मंडी की आग और जर्मन यू बोट हमलों के खौफ से अमरीकी नेवी इंटेलिजेंस ने माफिया से खुफिया मुआहदा कर लिया। खुफिया मंसूबे को ऑपरेशन अंडरवर्ल्ड कहा गया। नेवी अफसरान ने खुद लुसियानो से मुलाकात की और एक मुआहदा हुआ। माफिया अपने यूनियंस के जरिए साहिल पर मालूमात फराहम करेगी, हड़तालें और दुश्मन की तखरीबकारी रोकेगी। बदले में लुसियानो को बेहतर जेल सहूलत दी गई और 1946 में उसकी सजा कम करके उसे इटली भेज दिया गया। क्या वाकई माफिया ने नॉर्मंडी को आग लगाकर ये मुआहदा करवाया? किसी पर इल्जाम नहीं लगा, कोई कतई सबूत नहीं मिला, मगर कुराइन बहुत पुरकशिश हैं। क्या माफिया ने मौके से फायदा उठाया या खुद बहरान पैदा किया ताकि हल बीत सके? एक ऐसा खुफिया इत्तेहाद जो अमेरिका दहाइयों तक छिपाता रहा। बहरे ओकियानूस की जंग, बैटल ऑफ द अटलांटिक, ये दूसरी जंग अजीम की सबसे तवील और कड़ी मुहिम थी। ये तंज की जंग थी, जिंदगी और मौत का मुकाबला जर्मनी की यू बोट बेड़े और इत्तेहादी काफिलों के दरमियान जो बरतानिया के लिए ऑक्सीजन जैसी हैसियत रखते थे। इन पानियों के इन देखी मुहाजों पर यू बोट कमांडर गहराई के शहसवार कहलाते थे और इनमें सबसे मशहूर था कैप्टन गुंथर प्रीन जरी, माहिर और सब मेरीन जंग का फितरी एहसास रखने वाला शख्स था। वो 47 नामी आबदूज का कप्तान था जो जल्द ही तारीख की मशहूर तरीन आबदूजों में से एक बनने वाली थी। अक्टूबर 1939 में उसने नामुमकिन कर दिखाया। उसने अपनी आबदूज को एस्कीपा फ्लो बरतानवी बहरिया के मरकजी अड्डे में दाखिल कर दिया, वो जगह जो नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थी। प्रीन ने सुकून से हदफ निशाना बनाया और HMS रॉयल ओक पर टारपीडो दागे। चंद मिनटों में जहाज डूब गया। 800 से जायद मलाह हलाक हुए। प्रीन खामोशी से निकल गया। ये बरतानवी बहरिया के लिए जिल्लत और जर्मनी के लिए फतह की अलामत बन गया। हिटलर ने खुद उसे नाइट क्रॉस अता किया और उसे लक़ब दिया गया द बुल ऑफ स्कैपा फ्लो। एक गरजता हुआ बैल अब U-47 के बुर्ज पर फेंटा।
जो बाद में पूरी 7वां यू बोट फ्लोटिला की अलामत बन गया। ब्रेन और ओस की आबदूज ने अगले 18 माह में 30 से जायद जहाज तबाह किए, इत्तेहादी काफिलों को भारी नुकसान पहुंचाया। वो जर्मनी के समुद्री फख्र की अलामत बन गया, मगर मार्च 1941 में वो अचानक गायब हो गया। U-47 अपनी 10वां मुहिम पर निकला और कभी वापस न आया। बरतानवी रिकॉर्ड्स के मुताबिक HMS वोल्वरीन और HMS वेर्डी ने एक आबदोज को गहरे पानी में तबाह किया। जर्मनी ने उस नुकसान को 2 माह तक छिपाया, फिर माना कि ब्रेन लापता है। जंग के बाद तहकीक से इंकशाफ हुआ कि बरतानवियों ने शायद U-47 नहीं बल्कि दूसरी आबदूज UA को निशाना बनाया था, जो भारी नुकसान के बावजूद जिंदा वापस आई। तो फिर U-47 के साथ क्या हुआ? मुमकिन नजरियात, शायद वो किसी और बरतानवी जहाज की गहरे पानी की बमबारी का शिकार हुई, या अंदरूनी खराबी जैसे बैटरी का धमाका, शायद सबसे सितम जरीफ अंजाम अपने ही टारपीडो का शिकार। 1941 में जर्मन टॉर्पीडोज अक्सर बिगड़ जाते थे और कभी कभार वापस कर अपनी ही आबदोज से टकरा जाते थे। आज तक समुद्र की तह से U-47 का मलबा नहीं मिला। ब्रेन और उसके अमले की तकदीर बहरे ओकियानूस की सबसे बड़ी भूत कहानियों में से एक है। तो आपका क्या ख्याल है? U-47 के साथ असल में क्या हुआ था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये कहानियां दिलचस्प लग रही हैं, तो एक लम्हा निकाल कर लाइक बटन जरूर दबाएं। ये चैनल की बहुत मदद करता है। जब सिपाही, मलाह और जासूस मैदान जंग में लड़ रहे थे, एक और जंग भी जारी थी, दिलों और जहनों को जीतने की जंग, हौसला बरकरार रखने की जंग। और इस मुहाज पर अमेरिका के पास एक खुफिया हथियार था, ग्लेन मिलर की आवाज। 1940 की दहाई के आगाज में ओल्टन ग्लेन मिलर सिर्फ एक मूसीकार नहीं बल्कि एक अहद की अलामत बन चुका था। उसके ऑर्केस्ट्रा ने अपनी मुनफरिद क्लेरिनेट रेड सेक्शन के जरिए एक ऐसा नगमा तख्लीक किया जो पूरे जमाने की पहचान बन गया। इन द मूड, मूनलाइट सेरेनेड और दीगर गीत सिर्फ मूसीकी नहीं थे बल्कि अमरीकी जिंदगी का पस मंजर थे। 1939 से 1942 तक वो मुल्क का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला गलोकार था, एक मिलियनियर सितारा जो अपनी शोहरत के उरूज पर था। 1942 में जब अमेरिका पूरी तरह जंग में शामिल हो गया, 38 साल मिलर ने एक हैरान कुन फैसला किया। वो फौजी भर्ती के लिए बूढ़ा समझा जाता था और जदीद हिसाब से तकरीबन $20 मिलियन सालाना कमाता था, फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। गहरी मुहब्बतनी के जज्बे के तहत उसने फौज में शमूलियत इख्तियार की। उसने फौज को कायल किया, वो ट्रॉम्बोन से ज्यादा खिदमत कर सकता है, राइफल से नहीं। कप्तान के अहदे पर फायज होने के बाद उसने दुनिया का सबसे शानदार फौजी बैंड तश्कील दिया। 50 रकनी आर्मी एयर फोर्सेस ऑर्केस्ट्रा। उसका मकसद था सिपाहियों के दिलों में घर की याद ताजा करना, उनका हौसला बुलंद रखना और उन्हें जिंदगी की उम्मीद दिलाना। ये मिशन जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुआ। बैंड ने पूरे अमेरिका में कंसर्ट्स किए, रेडियो नशरियात में हिस्सा लिया और अवाम और फौजियों दोनों के दिल जीत लिए। 1944 की गर्मियों में डे के कुछ अरसे बाद मेजर मिलर ने अपना बैंड इंग्लैंड मुंतकिल किया। वहां उन्होंने अस्पतालों, 20 कैंपों और महाज के करीब परफॉर्म किया। BBC और आर्मी रेडियो पर उनकी नशरियात ने लाखों लोगों तक रसाई हासिल की। ग्लेन मिलर की धने उम्मीद और हौसले की अलामत बन गई। लेकिन दिसंबर 1944 में एक खौफनाक सानेहा पेश आया। जब इत्तेहादी अफवाज ने पेरिस आजाद कर लिया, मिलर अपने बैंड को वहां ले जाना चाहता था ताकि क्रिसमस कंसर्ट का एहतमाम करे। 15 दिसंबर को उसकी सरकारी फौजी परवाज खराब मौसम की वजह से मंसूख कर दी गई, मगर वो पुरअज़्म था कि वक्त पर पेरिस पहुंचे। उसने अपने एक दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल नॉर्मन बार्सल के साथ एक छोटा तैयारा UC-64 नॉर्समैन हासिल किया। ये एक गैर सरकारी परवाज थी, जैसा कि जंगी हालात में अक्सर अफसरान करते थे। पायलट जॉन मॉर्गन था। दोपहर 2 बजे के करीब तैयारा ट्विनवुड फार्म जनूबी इंग्लैंड से उड़ा और फिर कभी वापस न आया। दिनों तक कुछ मालूम ना हो सका। जब बाकी बैंड पेरिस पहुंचा और उनका लीडर वहां न था, तब तशवीश पैदा हुई, क्योंकि ये परवाज गैर मजाज थी। फौज के पास उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। 23 दिसंबर को जाकर फौज ने तैयारे को गुमशुदा करार दिया। क्रिसमस की शाम 24 दिसंबर 1944 दुनिया को इत्तला मिली मेजर ग्लेन मिलर समुद्र में लापता हो गए। वो शख्स जिसने जंग के दौरान उम्मीद की धने बनाई, खुद खामोशी में डूब गया। तहकीकात के मुताबिक तैयारे के इंजन का कार्ब्यूरेटर जम जाने, कार्ब्यूरेटर आइसिंग का इम्कान ज्यादा था, जो कि सर्द मरतूब मौसम में आम मसला है। धुंध और पायलट की गलत सिमत शनासी, वर्टिगो के बाइस तैयारा गालिबन समुद्र में गिर गया। एक सादा मगर अफसोसनाक अंजाम।
यही कहानी दहाइयों तक दुरुस्त मानी गई, तहम 1900 इसी की दहाई में एक बरतानवी साबिक पायलट फ्रीड शॉ ने एक नया दावा किया। का कहना था कि वो उसी दिन लानकास्टर बमबार परवाज पर था। उनके स्क्वाड्रन ने जर्मनी पर बमबारी मंसूख करके वापसी से कबल अपने बम इंग्लिश चैनल में गिराए। इसी दौरान उसने एक छोटा तैयारा देखा जो नोर्समेन जैसा दिखता था, और वो बमों के धमाकों की जद में आकर समुद्र में जा गिरा। क्या ग्लेन मिलर अपने ही इत्तेहादी बमबारों के हमले में मारा गया? ये नजरिया प्रकशिश जरूर है, मगर माहिरीन और मोरिखीन उसे मशकूक समझते हैं। शाह का बयान कुछ तजादात रखता था, और उस दिन की धुंध में ऐसे छोटे तैयारे की शनाख्त तकरीबन नामुमकिन थी। मजीद ये कि सरकारी रिकॉर्ड्स में मिलर की प्रवास का रास्ता बमबारी के जोन से मेल नहीं खाता। कुछ और अफवाहें भी फैलें कि शायद वो पेरिस में हार्ट अटैक से मरा या किसी खुफिया इंटेलिजेंस मिशन में शामिल था, लेकिन उन सब के पास कोई मोतबर सबूत नहीं। आखिरकार बगैर मलबे की दरियाफ्त के यही तस्लीम किया गया कि ये खराब मौसम से पेश आने वाला हादिसा था। जंग के आखिरी अय्याम में इत्तेहादी रहनुमाओं को एक और खौफ सता रहा था, नाजी एटम बम। जर्मन साइंसदानों ने सबसे पहले न्यूक्लियर फैशन दरियाफ्त किया था, इसीलिए इत्तेहादियों ने भी अपना मेन हिडन प्रोजेक्ट शुरू किया, इस अंदेशे के साथ कि हिटलर भी यही कर रहा है। मगर हकीकत में जर्मन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे यूरेनियम क्लब यूरेनवरीन कहा जाता था, इंतशार और गलत समत का शिकार था। वर्नर हाइजेनबर्ग की क़यादत में वो एटमी रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे, न कि बम। 1944 के आखिर तक जब इत्तेहादी जर्मनी के करीब पहुंच गए, जर्मन अब तक एक खुदकार जंजीरी अमल चेन रिएक्शन भी पैदा नहीं कर सके थे। इत्तेहादी इंटेलिजेंस मिशन ऑल्सोज ने जर्मन साइंसदानों और उनके मराकज पर कब्जा करके तस्दीक की कि जर्मनी एटम बम बनाने से बहुत दूर था। यही सरकारी और साइंसी मुअक्कफ आज तक दुरुस्त माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो इस तारीखी बयानिए को चैलेंज करती हैं। कुछ शवाहिद बताते हैं कि जर्मनों ने थुरिंजी के इलाके में एक खुफिया तजुर्बा किया था, जहां एस अफवाज ने पहाड़ों के अंदर बड़ी सुरंगें खुदवाएं। मार्च 1945 की एक रात वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे ताबकारी असरात वाला बताया गया। ऐनी शाहिदीन ने चमकती रोशनी, झटके और जली हुई लाशों का जिक्र किया। सोवियत इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका रेडियोएक्टिव असरात रखता था और स्टालिन को जाती तौर पर आगाह किया गया। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये एक इब्तिदाई सतह का एटमी तजुर्बा हो सकता है, मगर ज्यादातर माहिरीन इसको अफसानवी दावा मानते हैं। उनके मुताबिक जर्मनों के पास यूरेनियम या प्लूटोनियम की मतलूबा मिकदार सिरे से मौजूद ही नहीं थी। ये कहानियां चाहे हकीकत हो या अफसाना हमें याद दिलाती हैं कि तारीख सिर्फ वो नहीं जो लिखी गई, बल्कि वो भी है जो अभी तक छिपी हुई है। हादसे के बाद FBI और नेवी ने बड़ी तहकीकात शुरू की। क्लेमेंट डेरेक को दोबारा बुलाया गया ताकि कंट्रोल्ड माहौल में तजुर्बा दोहराया जा सके। वाकई उसके टार्च की चिंगारियों ने एक और ढेर में फौरन आग लगा दी। तहकीकात का नतीजा वाज़ेह था, ये एक अफसोसनाक हादसा था, लापरवाही, जल्दबाजी और बदइंतजामी की जंजीर से पैदा होने वाला अलमिया। मगर न्यूयॉर्क के साहिल के तारीख हिस्से में एक और कहानी गर्दिश करने लगी, अमरीकी तारीख के सबसे बड़े माफिया रैकेट की कहानी। इस कहानी का मरकज एक शख्स था, चार्ल्स लकी लुइसियानो। अगरचे वो जेल में था, मगर उसका असर अब भी न्यूयॉर्क की बंदरगाहों पर कायम था। नजरिए के मुताबिक लुइसियानो के कारिंदे, खास तौर पर एंथोनी अनास्तासियो, ने जानबूझकर नॉर्मंडी को आग लगाई। ये दुश्मन की तखरीबकारी नहीं थी, ये कारोबारी पेशकश थी। ये आग एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, हुकूमत को दिखाने के लिए कि डॉक्स गैर महफूज हैं और सिर्फ माफिया ही उन्हें महफूज रख सकती है। पैगाम साफ था, तुम्हें हमारी जरूरत है। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, मगर उसके बाद जो हुआ वो डिक्लासिफाइड तारीखी हकीकत है। नॉर्मंडी की आग और जर्मन यू बोट हमलों के खौफ से अमरीकी नेवी इंटेलिजेंस ने माफिया से खुफिया मुआहदा कर लिया। खुफिया मंसूबे को ऑपरेशन अंडरवर्ल्ड कहा गया। नेवी अफसरान ने खुद लुइसियानो से मुलाकात की और एक मुआहदा हुआ। माफिया अपने यूनियंस के जरिए साहिल पर मालूमात फराहम करेगी, हड़तालें और दुश्मन की तखरीबकारी रोकेगी। बदले में लुइसियानो को बेहतर जेल सहूलत दी गई और 1946 में उसकी सजा कम करके उसे इटली भेज दिया गया। क्या वाकई माफिया ने नॉर्मंडी को आग लगाकर ये मुआहदा करवाया? किसी पर इल्जाम नहीं लगा, कोई कतई सबूत नहीं मिला, मगर कुराइन बहुत पुरकशिश हैं। क्या माफिया ने मौके से फायदा उठाया या खुद बहरान पैदा किया ताकि हल बीत सके? एक ऐसा खुफिया इत्तेहाद जो अमेरिका दहाइयों तक छिपाता रहा। बहरे ओकियानूस की जंग, बैटल ऑफ द अटलांटिक, ये दूसरी जंग अजीम की सबसे तवील और कड़ी मुहिम थी। ये तंज की जंग थी, जिंदगी और मौत का मुकाबला।
जर्मनी की यू बोट बेड़े और इत्तेहादी काफिलों के दरमियान जो बर्तानिया के लिए ऑक्सीजन जैसी हैसियत रखते थे, इन पानियों के इन देखी मुहाजों पर यू बोट कमांडर गहराई के शहसवार कहलाते थे और इनमें सबसे मशहूर था कैप्टन गिंथर प्रेन। गुंथर प्रीन जरी माहिर और सब मेरीन जंग का फितरी एहसास रखने वाला शख्स था। वो 47 नामी आबदूज का कप्तान था जो जल्द ही तारीख की मशहूर तरीन आबदूजों में से एक बनने वाली थी। अक्टूबर 1939 में उसने नामुमकिन कर दिखाया। उसने अपनी आबदूज को एस्कीपा फ्लो बरतानवी बहरिया के मरकजी अड्डे में दाखिल कर दिया, वो जगह जो नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थी। प्रेन ने सुकून से हदफ निशाना बनाया और HMS रॉयल ओक पर टारपीडो दागे। चंद मिनटों में जहाज डूब गया। 800 से जायद मलाह हलाक हुए। प्रेन खामोशी से निकल गया। ये बरतानवी बहरिया के लिए जिल्लत और जर्मनी के लिए फतह की अलामत बन गया। हिटलर ने खुद उसे नाइट क्रॉस अता किया और उसे लक़ब दिया गया द बुल ऑफ स्कैपा फ्लो। एक गरजता हुआ बैल अब U-47 के बुर्ज पर फेंटा जो बाद में पूरी 7वां यू बोट फ्लोटिला की अलामत बन गया। प्रेन और ओस्ट की आबदूज ने अगले 18 माह में 30 से जायद जहाज तबाह किए। इत्तेहादी काफिलों को भारी नुकसान पहुंचाया। वो जर्मनी के समुद्री फख्र की अलामत बन गया, मगर मार्च 1941 में वो अचानक गायब हो गया। U-47 अपनी 10वां मुहिम पर निकला और कभी वापस न आया। बरतानवी रिकॉर्ड्स के मुताबिक HMS वोल्वरीन और HMS वेर्डी ने एक आबदूज को गहरे पानी में तबाह किया। जर्मनी ने उस नुकसान को 2 माह तक छिपाया, फिर माना कि प्रेन लापता है। जंग के बाद तहकीक से इंकशाफ हुआ कि बरतानवियों ने शायद U-47 नहीं बल्कि दूसरी आबदूज UA को निशाना बनाया था, जो भारी नुकसान के बावजूद जिंदा वापस आई। तो फिर U-47 के साथ क्या हुआ? मुमकिन नजरियात, शायद वो किसी और बरतानवी जहाज की गहरे पानी की बमबारी का शिकार हुई, या अंदरूनी खराबी जैसे बैटरी का धमाका, शायद सबसे सितम जरीफ अंजाम अपने ही टारपीडो का शिकार। 1941 में जर्मन टॉर्पीडोज अक्सर बिगड़ जाते थे और कभी कभार वापस कर अपनी ही आबदोज से टकरा जाते थे। आज तक समुद्र की तह से U-47 का मलबा नहीं मिला। प्रेन और उसके अमले की तकदीर बहरे ओकियानूस की सबसे बड़ी भूत कहानियों में से एक है। तो आपका क्या ख्याल है? U-47 के साथ असल में क्या हुआ था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये कहानियां दिलचस्प लग रही हैं तो एक लम्हा निकाल कर लाइक बटन जरूर दबाएं। ये चैनल की बहुत मदद करता है। जब सिपाही, मलाह और जासूस मैदान जंग में लड़ रहे थे, एक और जंग भी जारी थी, दिलों और जहनों को जीतने की जंग, हौसला बरकरार रखने की जंग। और इस महाज पर अमेरिका के पास एक खुफिया हथियार था। ग्लेन मिलर की आवाज 1940 की दहाई के आगाज में ओल्टन ग्लेन मिलर सिर्फ एक मूसीकार नहीं बल्कि एक अहद की अलामत बन चुका था। उसके ऑर्केस्ट्रा ने अपनी मुनफरिद क्लेरिनेट रेड सेक्शन के जरिए एक ऐसा नगमा तख्लीक किया जो पूरे जमाने की पहचान बन गया। इन द मूड, मूनलाइट सेरेनेड और दीगर गीत सिर्फ मूसीकी नहीं थे बल्कि अमरीकी जिंदगी का पस मंजर थे। 1939 से 1942 तक वो मुल्क का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला गलोकार था, एक मिलियनियर सितारा जो अपनी शोहरत के उरूज पर था। 1942 में जब अमेरिका पूरी तरह जंग में शामिल हो गया, 38 साल मिलर ने एक हैरान कुन फैसला किया। वो फौजी भर्ती के लिए बूढ़ा समझा जाता था और जदीद हिसाब से तकरीबन $20 मिलियन सालाना कमाता था, फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। गहरी मुहब्बतनी के जज्बे के तहत उसने फौज में शमूलियत इख्तियार की। उसने फौज को कायल किया। वो ट्रॉम्बोन से ज्यादा खिदमत कर सकता है, राइफल से नहीं। कप्तान के अहदे पर फायज होने के बाद उसने दुनिया का सबसे शानदार फौजी बैंड तश्कील दिया। 50 रकनी आर्मी आर फोर्सेस ऑर्केस्ट्रा। उसका मकसद था सिपाहियों के दिलों में घर की याद ताजा करना, उनका हौसला बुलंद रखना और उन्हें जिंदगी की उम्मीद दिलाना। ये मिशन जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुआ। बैंड ने पूरे अमेरिका में कंसर्ट्स किए, रेडियो नशरियात में हिस्सा लिया और अवाम और फौजियों दोनों के दिल जीत लिए। 1944 की गर्मियों में डे के कुछ अरसे बाद मेजर मिलर ने अपना बैंड इंग्लैंड मुंतकिल किया। वहां उन्होंने अस्पतालों, 20 कैंपों और महाज के करीब परफॉर्म किया। BBC और आर्मी रेडियो पर उनकी नशरियात ने लाखों लोगों तक रसाई हासिल की। ग्लेन मिलर की धने उम्मीद और हौसले की अलामत बन गई। लेकिन दिसंबर 1944 में एक खौफनाक सानेहा पेश आया। जब इत्तेहादी अफवाज ने पेरिस आजाद कर लिया, मिलर अपने बैंड को वहां ले जाना चाहता था ताकि क्रिसमस कंसर्ट का एहतमाम करे। 15 दिसंबर को उसकी सरकारी फौजी परवाज खराब मौसम की वजह से मंसूख कर दी गई, मगर वो पुरअज़्म था कि वक्त पर पेरिस पहुंचे।
उसने अपने एक दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल नॉर्मन बार्सल के साथ एक छोटा तैयारा UC-64 नॉर्समैन हासिल किया। ये एक गैर सरकारी परवाज थी, जैसा कि जंगी हालात में अक्सर अफसरान करते थे। पायलट जॉन मॉर्गन था। दोपहर 2 बजे के करीब तैयारा ट्विनवुड फार्म जनूबी इंग्लैंड से उड़ा और फिर कभी वापस न आया। दिनों तक कुछ मालूम ना हो सका। जब बाकी बैंड पेरिस पहुंचा और उनका लीडर वहां न था, तब तशवीश पैदा हुई, क्योंकि ये परवाज गैर मजाज थी। फौज के पास उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। 23 दिसंबर को जाकर फौज ने तैयारे को गुमशुदा करार दिया। क्रिसमस की शाम 24 दिसंबर 1944 दुनिया को इत्तला मिली मेजर गलीन मिलर समुद्र में लापता हो गए। वो शख्स जिसने जंग के दौरान उम्मीद की धुनें बनाई, खुद खामोशी में डूब गया। तहकीकात के मुताबिक तैयारे के इंजन का कार्ब्यूरेटर जम जाने, कार्ब्यूरेटर आइसिंग का इम्कान ज्यादा था, जो कि सर्द मरतूब मौसम में आम मसला है। धुंध और पायलट की गलत सिमत शनासी वर्टिगो के बाइस तैयारा गालिबन समुद्र में गिर गया। एक सादा मगर अफसोसनाक अंजाम। यही कहानी दहाइयों तक दुरुस्त मानी गई, ताहम 1900 इसी की दहाई में एक बरतानवी साबिक पायलट फ्रीड शॉ ने एक नया दावा किया। का कहना था कि वो उसी दिन लानकास्टर बमबार परवाज पर था। उनके स्क्वाड्रन ने जर्मनी पर बमबारी मंसूख करके वापसी से कबल अपने बम इंग्लिश चैनल में गिराए। इसी दौरान उसने एक छोटा तैयारा देखा जो नॉर्समैन जैसा दिखता था, और वो बमों के धमाकों की जद में आकर समुद्र में जा गिरा। क्या ग्लेन मिलर अपने ही इत्तेहादी बमबारों के हमले में मारा गया? ये नजरिया प्रकशिश जरूर है, मगर माहिरीन और मोरखीन उसे मशकूक समझते हैं। शाह का बयान कुछ तजादात रखता था, और उस दिन की धुंध में ऐसे छोटे तैयारे की शनाख्त तकरीबन नामुमकिन थी। मजीद ये कि सरकारी रिकॉर्ड्स में मिलर की प्रवास का रास्ता बमबारी के जोन से मेल नहीं खाता। कुछ और अफवाहें भी फैलें कि शायद वो पेरिस में हार्ट अटैक से मरा या किसी खुफिया इंटेलिजेंस मिशन में शामिल था, लेकिन उन सब के पास कोई मोतबर सबूत नहीं। आखिरकार बगैर मलबे की दरियाफ्त के यही तस्लीम किया गया कि ये खराब मौसम से पेश आने वाला हादिसा था। जंग के आखिरी अय्याम में इत्तेहादी रहनुमाओं को एक और खौफ सता रहा था, नाजी एटम बम। जर्मन साइंसदानों ने सबसे पहले न्यूक्लियर फैशन दरियाफ्त किया था, इसीलिए इत्तेहादियों ने भी अपना मेन हिडन प्रोजेक्ट शुरू किया, इस अंदेशे के साथ कि हिटलर भी यही कर रहा है। मगर हकीकत में जर्मन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे यूरेनियम क्लब यूरेनवरीन कहा जाता था, इंतशार और गलत समत का शिकार था। वर्नर हाइजेनबर्ग की क़यादत में वो एटमी रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि बम। 1944 के आखिर तक जब इत्तेहादी जर्मनी के करीब पहुंच गए, जर्मन अब तक एक खुदकार जंजीरी अमल चेन रिएक्शन भी पैदा नहीं कर सके थे। इत्तेहादी इंटेलिजेंस मिशन ऑल्सोज ने जर्मन साइंसदानों और उनके मराकज पर कब्जा करके तस्दीक की कि जर्मनी एटम बम बनाने से बहुत दूर था। यही सरकारी और साइंसी मुअक्कफ आज तक दुरुस्त माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो इस तारीखी बयानिए को चैलेंज करती हैं। कुछ शवाहिद बताते हैं कि जर्मनों ने थुरिंजी के इलाके में एक खुफिया तजुर्बा किया था, जहां एस अफवाज ने पहाड़ों के अंदर बड़ी सुरंगें खुदवाएं। मार्च 1945 की एक रात वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे ताबकारी असरात वाला बताया गया। ऐनी शाहिदीन ने चमकती रोशनी, झटके और जली हुई लाशों का जिक्र किया। सोवियत इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका रेडियोएक्टिव असरात रखता था और स्टालिन को जाती तौर पर आगाह किया गया। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये एक इब्तिदाई सतह का एटमी तजुर्बा हो सकता है, मगर ज्यादातर माहिरीन इसको अफसानवी दावा मानते हैं। उनके मुताबिक जर्मनों के पास यूरेनियम या प्लूटोनियम की मतलूबा मिकदार सिरे से मौजूद ही नहीं थी। ये कहानियां, चाहे हकीकत हो या अफसाना, हमें याद दिलाती हैं कि तारीख सिर्फ वो नहीं जो लिखी गई, बल्कि वो भी है जो अभी तक छिपी हुई है।